बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम जनाब FAR 1 में कुछ फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन रिकॉल करने जा रहे हैं। वो इसलिए कि ये समझ लग जाए कि प्रॉफिट कैसे आ रहा है, और वो प्रॉफिट आने के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, और उधर डिविडेंड वगैरह की क्या होंगी, एडजस्टमेंट्स होंगी। उन एडजस्टमेंट्स को हमने देखना है और समझना है। अच्छा जी, ये आपके सामने तमाम बात है। तो अब इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला सवाल है 4.1, करंट बुक में मौजूद नहीं है सवाल, ये मैंने पुरानी किताब से उठा लिया है, तो आप भी देख लें जरा इसको क्या क्या इसमें चीजें आ रही हैं। अच्छा, इसमें कुछ एडजस्टमेंट थी जिनको पहले मैं अलग से सिखाया करता था, जैसे ओवर प्रोविजन। तो ये ओवर प्रोविजन जाहिर सी बात है अब यहाँ पे आपके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि फाइनल अकाउंट ही टेस्ट नहीं हो रहा, डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी टेस्ट हो रही है। तो अगर आपको किसी को पढ़ना हो इन डिटेल ओवर प्रोविजन, तो जो मैंने एक सेकंड वीडियो लॉन्च की है टैक्सेशन की IS 12 के नाम से वीडियो, जिसमें स्टूडियो रिकॉर्डिंग थी, अगर आप वो देख लें तो आपको ये ओवर प्रोविजन या अंडर प्रोविजन की टर्म इन डिटेल समझ में आ जाएगी। तो जरा आप सब लोग उस वीडियो को रेफर कर लीजिएगा अगर आपको इसको इन डिटेल समझना हो तो। ठीक है नाउ। अच्छा, अब यहाँ पर आपके सामने क्या है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द books of accounts of Sagoda Spices Limited Liability Company at 31st March 2015। ओके जी। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितने हैं, 210 है। शेयर कैपिटल कितना है आपके पास, 600,000 ऑब्वियसली। ट्रेड रिसीवेबल 470 के हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट है कितने से बेटा, 80 से। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट लाइबिलिटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा इनकम टैक्स ओवर प्रोविजन है 25 से। रिटायरमेंट बेनिफिट लाइबिलिटी है 80 से। ये क्या होती है भाई, एम्प्लॉयज की ग्रेच्युटी होती है, मतलब यानी कि जब एम्प्लॉयज रिटायर होते हैं उनके लिए आज एक फंड जमा किया जा रहा होता है, जिसमें पैसा जमा किया जा रहा था, और वो जो फंड में पैसा जमा हो रहा होता है वो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी बन रहा होता है। और ये लाइबिलिटी सेटल कब होती है, एम्प्लॉयज के रिटायरमेंट के वक्त। तो आमतौर पे इसको हम डेफर्ड लाइबिलिटी बोलते हैं, और डेफर्ड लाइबिलिटी बोलने का मतलब क्या है कि ये लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म में सेटल नहीं होती, बल्कि ये लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म में सेटल होती है। ठीक है जी, हाँ ये तमाम चीजें इसमें आती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या जनाब, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, नॉन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स की हुई है हमने। इन्वेस्टमेंट इनकम अदर इनकम के तौर पे मौजूद है। प्लांट एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट है 750, और उनकी दी गई है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उस पर डेट अगर आप नोट करें तो वो क्लोजिंग डेट है, यानी कि ये डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है ये इस साल की डेप्शन चार्ज करने के बाद है। तो हमें कुछ अब ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ट्रायल बैलेंस जिस डेट पर है उसी डेट पर आपको बैलेंस दिया गया एक्यूमुलेटेड डेप्शन का। आमतौर पे ये ओपनिंग बैलेंस होता है, हमें डेप्शन की एडजस्टमेंट पास करनी होती है, लेकिन जब ये क्लोजिंग बैलेंस है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको क्लोजिंग बैलेंस अज्यूम कर लें, और डेप्शन का इफेक्ट यानी एंट्री बन चुकी है, इसमें आ चुका है इस साल की डेप्शन का इफेक्ट, आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, या फिर मे भी कोई एरर हो सकता है जिसको आपको रेक्टिफाई करना पड़े। अच्छा जी, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यानी कि रिटेन अर्निंग्स कब, साल के स्टार्ट पर। साल के स्टार्ट पे क्यों, इसलिए कि इस साल का प्रॉफिट इसमें आना है, और डिविडेंड इससे क्या होना है, लेस होना है। यस और नो, ये बात समझ में आती है बेटा। ताकि फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस बनेगा और जाएगा कहां पर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अच्छा जी, परचेजेस का बैलेंस आ गया 960, इन्वेंट्री का बैलेंस आ गया 140, ट्रेड पेएबल्स का बैलेंस कितना आ गया 260, रेवेन्यू आ गया 1950, डिविडेंड पेड। अच्छा, आपको मैंने क्या एडजस्टमेंट सिखाई रिटेल्स की, डिविडेंड की। अगर डिविडेंड पे हो चुका हो तो डायरेक्ट एंट्री बनाएंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट। ये एंट्री सिखाई थी ना मैंने आपको कि एंट्री तो सर ये बननी चाहिए, रिटेन अर्निंग डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, कितने से, 120 से। सही है जनाब। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर ये एंट्री जो मैंने आपको सिखाई थी ये बनी होती, यानी अगर ये वाली एंट्री बनाई गई होती तो फिर क्या होता, फिर ये होता बेटा
कि अगर रिटेन अर्निंग डेबिट हो चुकी होती है, फिर ये जो आपको बैलेंस दिया है ना रिटेन अर्निंग का, ये ओपनिंग नहीं होता, ये ओपनिंग में से 120 माइनस करने के बाद होता है, ये नेट ऑफ डिविडेंड होता। यस और नो? और होता ये है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हमें ओपनिंग रिटेन अर्निंग को क्लोजिंग बनता हुआ दिखाना होता है। अगर एग्जामिनर आपके साथ थोड़ा सा क्या करता है, मजाक करता है, और मजाक ये करता है कि वो आपको यहाँ पर 240 नहीं बल्कि 120 लिखा हुआ देता है, उसका मतलब क्या होता है, फिर डेबिट साइड पे ये 120 मौजूद नहीं होते ना, क्योंकि वो इससे नेट ऑफ हो चुके होते हैं। जवाब दीजिए, सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, सबसे। डेबिट साइड पे जो 120 लिखे हुए हैं वो यहाँ पर नहीं होते, बल्कि वो इससे नेट ऑफ हो चुके होते हैं, और ये एक 240 नहीं होता बल्कि 120 होता। तो फिर क्या इस 120 को हम ओपनिंग रिटेन अर्निंग बोल सकते थे, या इसको हम बोलते ओपनिंग रिटेन अर्निंग नेट ऑफ डिविडेंड, क्या बोलते, बताइए। बोलिए बेटा, क्या बोलते। तो अगर हमें नेट ऑफ डिविडेंड रिटेन अर्निंग दी होती, तो हमें रिटेन अर्निंग का ओरिजिनल बैलेंस बीडी निकालने के लिए क्या करना पड़ता बेटा, जरा ये बताइए। डिविडेंड ऐड करना पड़ता, सब्ट्रैक्ट तो हुआ है ना बेटा। अगर 240 120 लिखा हुआ है, यानी 240 में से 120 अगर माइनस हुए हुए हैं, तो 120 को दोबारा 140 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड ऐड बैक करना पड़ेगा ना बेटा, ताकि हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में उसको 240 में से लेस होता हुआ दिखा सके दोबारा, क्योंकि हमें दिखाना यह है कि ओपनिंग रिटर्निंग इतनी है, इतने से हमारा प्रॉफिट आया, इतने से हमने डिविडेंड पे किया। अब होता क्या है कि बाज लोग ये करते हैं कि ट्रायल बैलेंस में रिटेन अर्निंग नेट ऑफ डिविडेंड ना हो जाए तो वो वक्ती तौर पे एक एंट्री बना देते हैं। वो एंट्री क्या बनाते हैं कि बजाय वो रिटेन अर्निंग डेबिट करने के, वो एक हेड इस्तेमाल कर लेते हैं वक्ती तौर पर। उस हेड का नाम क्या है, वो बोलते हैं डिविडेंड पेड डेबिट 120 से, और बोलते हैं बैंक क्रेडिट 120 से। तो अगर आपको कहीं भी ट्रायल बैलेंस में डिविडेंड पेड का हेड दिखाई दे, उसको क्लोज कर दे। यानी कि हम बोलना चाह रहे हैं कि भाई एंट्री यही बननी है, ये एंट्री बना दी गई है ताकि ट्रायल बैलेंस में रिटेन अर्निंग ओपनिंग दिखाई दे, नेट ऑफ डिविडेंड दिखाई ना दे। और आप डिविडेंड को फिर लेस होता हुआ दिखाओ कब, जब आप बनाओ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कुछ समझ पा रहे हैं बात को? तो फर्स्ट इस तरह करें, इस तरह आप एरर्स रेक्टिफाई किया करते थे। तो भाई डिविडेंड पेड डेबिट साइड पे कैसे आ रहा है, ये एंट्री बनी है जब भी तो आ रहा है ट्रायल बैलेंस में। तो फर्ज कर लीजिए कि जिस तरह आप एरर रेक्टिफाई किया करते थे, आप ये सोचिए कि एंट्री ये बननी चाहिए थी और एंट्री ये बन गई है। अब दोनों एंट्रीज को मैच कर लीजिए। बैंक क्रेडिट होना चाहिए था, बैंक क्रेडिट हुआ है। रिटेन अर्निंग डेबिट होनी चाहिए थी, हुई नहीं, उसके बदले क्या डेबिट हो गया, डिविडेंड पेड। तो इस हेड को क्लोज कर दें, कैसे, डिविडेंड पेड क्रेडिट, ताकि डेबिट से क्रेडिट इफेक्ट आने के बाद ये बैलेंस क्लोज हो जाए। और रिटेन्ड अर्निंग डेबिट कितने से 120। तो जब हम ये एंट्री बनाएंगे, उससे क्या होगा, डिविडेंड पेड के नाम से डेबिट इफेक्ट मौजूद है ट्रायल बैलेंस में, वो खत्म हो जाएगा और रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगी, जो कि एडजस्ट हो जानी है ओपनिंग रिटेन अर्निंग से। यस और नो? तो ये एंट्री इसलिए बनाई गई थी ताकि ट्रायल बैलेंस में डिविडेंड ओपनिंग दिखाई दे, और फिर बाद में आप इस हेड को क्लोज करके डिविडेंड को एडजस्ट कर दें, किससे, रिटेन्ड अर्निंग से।
ठीक है जी, इसका मतलब क्या होना है, ये हेड क्लोज होना है बेटा, ये हेड क्लोज होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है हम लोगों ने। चलें ओके, तो नाउ ये आपके सामने मैंने सारी बात यहाँ पे रख दी। अब मैं आगे पढ़ता हूँ अदर इंफॉर्मेशन जो कि हमारी होती है एडजस्टमेंट। एक एडजस्टमेंट तो हमें ट्रायल बैलेंस में से ही मिल चुकी है, क्या ख्याल है? एक एडजस्टमेंट तो ट्रायल बैलेंस में मिल चुकी है, कौन सी? डिविडेंड पेड के हेड को क्लोज करना है ना। अच्छा जी, अब उसके बाद इन्वेंट्रीज एट 31 मार्च 2015 वर वैल्यूड एट ₹150,000। ऊपर सब कुछ रुपीज इन थाउजेंड में है, नीचे फुल वैल्यूज है, ख्याल रखिएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट पास करनी है, जानी पहचानी एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट करना है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। ठीक है, अब वो कहता है द फॉलोइंग आइटम्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द बैलेंस लिस्टेड इन द अबव ट्रायल बैलेंस। यानी जो ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उनमें ये बैलेंसेस पहले ही शामिल हैं। ये एक तरह से उनका डिस्क्लोजर है कि आपके एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस में क्या कुछ पहले से मौजूद है। तो इससे प्रूव ये हुआ कि जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो आपने सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस में डेबिट कर दी है, और उसका क्रेडिट इफेक्ट जो है वो अक्यूमुलेटेड डेप्शन में क्या है, शामिल है। इस बात का प्रूफ है। डेप्रिसिएशन फॉर ईयर टू 31 मार्च 27 डिस्ट्रीब्यूशन में, 5 एडमिन में। हायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आपने हायर किया, रेंट पे लिया, उसका रेंट है। इतना कितने में? डिस्ट्रीब्यूशन में। इतना किस में? एडमिन में। ऑडिटर रिम्यूनरेशन 30। एक तरह से डिस्क्लोजर दे दिया आपको। उसके बाद आगे जो बात लिखी बात आती है वो क्या है, कहता क्या है, द इनकम टैक्स एक्सपेंस बेस्ड ऑन द प्रॉफिट ऑन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एस्टिमेटेड टू बी 54,000। जो इनकम टैक्स आपकी लायबिलिटी है वो इस साल के प्रॉफिट पे कितनी बन रही है, इस साल के टैक्सेबल प्रॉफिट पे कितनी बन रही है, 54,000। तो उसकी एंट्री पास करेंगे, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट। इसको हम बोलते हैं करंट टैक्स। करंट टैक्स क्या होता है? करंट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम इस साल के टैक्सेबल प्रॉफिट्स पर पे करेंगे। होता यह है प्रैक्टिकली कि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को कन्वर्ट किया जाता है एज पर टैक्स लॉ टैक्सेबल प्रॉफिट में, और उस टैक्सेबल प्रॉफिट पर जो टैक्स लॉ के हिसाब से रेट अप्लाई करके जो टैक्स कैलकुलेट होता है उसको हम अकाउंटिंग में करंट टैक्स कहते हैं। करंट टैक्स का मतलब क्या है? वो टैक्स जो उस जिस कंट्री में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है उस कंट्री के टैक्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, कैलकुलेट किया जाएगा एक साल का। और करंट टैक्स की एंट्री क्या है? टैक्स एक्सपेंस डेबिट, इसको चार्ज किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और टैक्स पेएबल क्रेडिट, इसको लायबिलिटी के तौर पे दिखा दिया, करंट लायबिलिटी के तौर पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। यस और नो? बताइए। अच्छा, अब एक मसला ये आता है कि टैक्स आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन बाज़ दफा टैक्स डिपार्टमेंट आपकी कैलकुलेशन से मुत्तफिक नहीं होता। तो अब यहाँ पर क्या है, कभी कम कभी ज्यादा। तो यहाँ लिखा हुआ है इनकम टैक्स ओवर प्रोविजन 2014, यानी पिछले साल जो आपने करंट टैक्स कैलकुलेट किया था वो 25 से ज्यादा था, यानी आपका एक्सपेंस 25 से ज्यादा था, लेकिन जो आपको एक्चुअल टैक्स पे करना पड़ा वो 25 से कम था। फॉर एग्जांपल पिछले साल वो टैक्स समझ लें 450 था और आपने पे किया 425, तो फिर इसका मतलब क्या था, आपने 450 से एक्सपेंस बनाया होगा 2014 में, लेकिन आप जब पेमेंट का वक्त आया तो आपको कितना पे करना पड़ा, 425 पे करना पड़ा। तो 25 का आपने एक्सपेंस लास्ट ईयर ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया था, वो यहाँ पर मौजूद है क्रेडिट साइड पर। तब दो काम करना है, इस हेड को भी क्लोज करना है। तो जो हेड क्रेडिट साइड पर हो उसको क्लोज कैसे करते हैं, डेबिट करके। तो एंट्री क्या बनेगी, टैक्स ओवर प्रोविजन डेबिट कितने से, 25 से, और ये 25 पिछले साल ज्यादा एक्सपेंस बन गए थे, तो एक्सपेंस कम कैसे करें, एक्सपेंस कम कैसे करें, क्रेडिट करके। इसका मतलब क्या हुआ, एंट्री क्या बनी, टैक्स ओवर प्रोविजन डेबिट, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। तो टैक्स की दो एडजस्टमेंट बनी आपके पास,
एक करंट टैक्स की, और इसको हम बोलते हैं इस हिसाब से प्रायर ईयर टैक्स। तो करंट आप अगर सर्च करेंगे वहां पर FAR2 के लेक्चर्स में, या जो वीडियो लेक्चर अपलोड हुए हैं स्टूडियो वाले, उसमें आपको प्रायर ईयर टैक्स के नाम से एक 12 मिनट का या 8 मिनट का जो है वो क्लिप मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा अगर इन डिटेल आपको इसको समझना है तो। ठीक है, तो क्योंकि फाइनल अकाउंट अगर होता प्रॉपर वे में तो फिर तो मैं आपको इन डिटेल यहाँ पे डिस्कस करता ही, लेकिन मैं भी फाइनल अकाउंट सिर्फ जो पढ़ा रहा हूँ आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि हम इससे जल्दी मूव कर सकें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पर। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपके सामने टैक्स के मुतालिक 2 एंट्रीज बना के दिखा रहा हूँ, उसको अपने पास नोट कर लें बतौर एडजस्टमेंट, और वैसे मैं क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। पहली एंट्री क्या है, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट। ये इफेक्ट कहाँ गया, SOCI में, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, SOFP में करंट लायबिलिटी के तौर पर। और हमारा करंट जो ईयर का 2015 का जो हमारा टैक्स है 54 बन रहा है। अब ये कैलकुलेट दिया गया आपको। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है इस हेड को क्लोज कर देना है। तो कैसे क्लोज किया हमने, हमने कहा ओवर प्रोविजन डेबिट 25 से, और 25 वो है जो हमने लास्ट ईयर ज्यादा एक्सपेंस बना लिए थे, तो हम क्या करेंगे, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे। तो इस साल जो हमारा टैक्स एक्सपेंस बन रहा है 54 बन रहा है, लेकिन क्योंकि हमने पिछले साल 25 से एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया था, तो हम 54 में से इस एक्सपेंस को माइनस कर लेंगे। तो अगर हम क्या कहते हैं 54 में से 25 अगर क्या कर लें माइनस कर लें, तो डिफरेंस बनेगा हमारे पास 29। तो 29 हमारा एक्सपेंस जाएगा नेट होने के बाद कहां पर, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यस और नो। और जो ओवर प्रोविजन डेबिट हुआ ये इस क्रेडिट बैलेंस के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, और इस तरह ये वाला हेड आपकी बुक से क्लोज हो जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप पर लायबिलिटी कितनी दिखेगी, 54। पे तो आपने 54 करना है, लेकिन क्योंकि पिछले साल आपने 25 से एक्सपेंस ज्यादा बनाया था, तो इस साल का एक्सपेंस और पिछले साल का रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस क्या हो गया, आपस में मैच हो गया। तो प्लीज इस एंट्री को अच्छी तरह नोट कर लें अपने पास, और नोट करने के बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ मजीद। कोई चलिए बताइए, क्या आप सबने नोट कर लिया इसको बेटा? अच्छा जी, ये आपके सामने है, अब सारी एच में पढ़ चुका हूँ। ठीक है, और ये लास्ट आपके सामने क्या लिखा हुआ आ रहा है, द रिटायरमेंट बेनिफिट लायबिलिटी इज टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹16,000। और जो रिटायरमेंट बेनिफिट लायबिलिटी है उसको 16,000 से बढ़ाना है, यानी एक्सपेंस डेबिट करके लायबिलिटी क्या करनी है, क्रेडिट करनी है। जो अवेलेबल लायबिलिटी है उसमें क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। द इंक्रीज शुड बी चार्ज टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जो एडमिन एक्सपेंस हैं इसमें 16 का और इजाफा हो जाना है, यानी कि जितने एक्सपेंस लिखे हुए हैं 5 + 15 कितने होते हैं बेटा, 20, 20 + 30 कितने होते हैं, 50। तो अगर आप ट्रायल बैलेंस चेक करें तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, 210। और यहाँ पर कितने शो हो रहे हैं आपके पास, अगर हम सम करें तो वो शो हो रहे हैं 50। इसका मतलब 200 को हम बोलेंगे अदर एडमिन एक्सपेंसेस जो इसके अलावा है। ठीक है ना, तो वो बताए नहीं जा रहे तो उसको अदर लिख दें। मतलब ये नहीं कि कहता है कि ये आइटम उसमें शामिल है जो उसके अलावा अदर है, लेकिन उसको और बढ़ाना है आपने, मजीद कितने से बढ़ाना है, क्योंकि लिखा हुआ है ना रिटायरमेंट बेनिफिट लायबिलिटीज टू बी इंक्रीज्ड बाय, तो करनी है इंक्रीज, अभी आपने अब तक हुई नहीं है। द इंक्रीज शुड बी चार्ज टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, शुड बी चार्ज किया जाना चाहिए
नो रिटायरमेंट बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। क्या मतलब, ये लाइन लिखकर एग्जामिनर ये बोलना चाह रहा है कि रिटायरमेंट बेनिफिट लायबिलिटी एक नॉन करंट लायबिलिटी है और आपको आने वाले वक्तों में कोई एम्प्लॉय रिटायर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको दिखाएं लायबिलिटी के नॉन करंट सेक्शन। यस और नो, जवाब दें। अब क्या बनाना है, बनाना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जब हम IAS 1 को फॉलो करते हुए बनाते हैं तो आपको पता है फ्रंट पे क्या आना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और बैक पे क्या आना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अब ये वाली प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकें। तो कोई जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट ज्यादा नहीं है, आपको याद होनी चाहिए कि कौन से हेड पर कितनी एडजस्टमेंट है। एक डॉट लगा दिया आपने अगर आपके पास फिजिकली किताब मौजूद है तो एडमिन एक्सपेंसेस के ऊपर, ओवर इनकम टैक्स प्रोविजन पे डॉट लगाएं, इसे क्लोज करना है। रिटायरमेंट बेनिफिट लायबिलिटी को 16 से इंक्रीज करना है। एडमिन एक्सपेंस पे डॉट लगा चुके थे हम ऊपर। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो डिविडेंड पेड के हेड को हमने क्लोज कर लेना है। ठीक है, तमाम बातें आपके सामने आ जाती हैं। परचेज पे डॉट लगाना है, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट पास करनी है ताकि हम उसको कॉस्ट ऑफ सेल बना सकें। तो ये सारी चीजें आपके सामने मौजूद हैं ऑलरेडी। स्टार्ट कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सगोदा स्पाइसेस लिमिटेड के नाम से क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एज ऑन 31st March 2015, ऑल वैल्यूज आर रुपीज इन थाउजेंड। और सबसे पहले क्या आएगा, एसेट्स आएंगे। और उसके बाद आप सब जानते हैं क्या आने हैं, नॉन करंट एसेट्स आने हैं। और नॉन करंट एसेट में सबसे पहला नाम आप क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है, बड़ा सिंपल सा मामला है। आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो कॉस्ट दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 750, और उसकी क्लोजिंग एक्यूमुलेशन दी हुई है 220। दोनों को मैच कर दें। 750 माइनस 220, 530। अब चेक करें कोई और नॉन करंट एसेट आपके पास मौजूद है। नॉन करंट लायबिलिटी तो है आपके पास, क्या कोई नॉन करंट एसेट मौजूद है? तो अगर आप गौर करेंगे तो शायद आपको कुछ ना कुछ दिख जाए। इन्वेस्टमेंट इनकम तो है, शेयर कैपिटल भी है, ट्रेड रिसीवेबल भी है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी है। हाँ जी, ये आ गया, ये लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट।
डायरेक्ट एग्जामिनर ने आपको आसानी कर दी है कि इन्वेस्टमेंट को नॉन करंट लिख दिया है, तो इन्वेस्टमेंट लिख दें यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आपकी कंपनी ने खुद दूसरी किसी कंपनी के शेयर परचेज किया, यानी आप किसी और कंपनी के जब शेयर होल्डर बन जाते हैं तो वो पैसा आपने वहाँ इन्वेस्ट किया होता है, इसको इन्वेस्टमेंट के नाम से शो करते हैं। और आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है बेटा 560। तो ये दो नॉन करंट एसेट आपके पास मौजूद हैं। तो अगर आप 530 एंड 560 को प्लस कर देंगे तो आंसर आपके पास आएगा 1090। उसके बाद बारी है करंट एसेट्स की। और करंट एसेट्स में आप जानते हैं सबसे पहले क्या आना है, इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री जो एडजस्टमेंट बनकर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पार्ट बननी है। ठीक है, कितनी है 150। उसके बाद आप जानते हैं सेकंड नंबर बारी किसकी आती है, ट्रेड रिसीवेबल्स की। और वो ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दिए गए हैं कितने, 470। और उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज लिख दें आप उसको यहाँ पर 470। अच्छा, कोई प्री पेमेंट है, कोई अदर अक्रूड है, अक्रूड इनकम है आपकी, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में हमें दिखाई नहीं देता। अब उसके बाद बचता है कैश और बैंक। तो क्या कोई कैश और बैंक मौजूद है हमारे पास? करंट एसेट्स आप ढूंढ लें, शॉर्ट टर्म कोई इन्वेस्टमेंट की वो करंट एसेट बन जाएगी, प्री पेमेंट्स हैं, ऐसा कुछ है मौजूद, बताइए। इन्वेस्टमेंट इनकम तो इनकम है ना बेटा, वो रिसीवेबल है, वो क्रेडिट साइड पर है बेटा। अगर हम ये बुनियादी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाली मिस्टेक करेंगे कि हम ये हेड नहीं पहचानेंगे क्या रेवेन्यू, क्या इनकम है और क्या रिसीवेबल है, तो फिर ये बड़ा मसला हो जाएगा। इनकम क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है और ये इनकम एसेट थोड़ी हो सकता है। क्रेडिट साइड पे इनकम लिखा तो इनकम इनकम ही है ना ऑब्वियसली। हाँ, अगर अक्रूड इनकम बोल के एसेट साइड पे लिखा होता, अक्रूड इन्वेस्टमेंट इनकम, और लिखा क्या होता डेबिट साइड पे, तो फिर मैं बोलता हूँ ये रिसीवेबल है, फिर मैं वहां पर लफ्ज इनकम से धोखा नहीं खाता। ठीक है ना? अच्छा, इसका मतलब क्या है, बैंक भी ओवरड्राफ्ट है और बाकी कुछ हमें बतौर एसेट दिखाई नहीं देता, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एसेट साइड पर यही दो चीजें हैं। वन फिफ्टी प्लस 470 कितना हो जाएगा आपके पास, 620। और 620 जब आप ऐड कर देंगे 1090 में तो कितना आ जाएगा, 1710। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। शेयर कैपिटल कितना दिया बताइए, सबसे पहले शेयर कैपिटल आएगा यहाँ पर। शेयर कैपिटल का वैल्यू बताइए सब लोग, 600 दिया हुआ है। उसके बाद कोई शेयर प्रीमियम
बताया नहीं कि क्वेश्चन के अंदर कोई रिविजन सरप्लस भी फिल वक्त नहीं है। तो उसके अलावा क्या आ रहा है हमारे पास, डायरेक्ट रिटेन अर्निंग्स आ रही है, जिसको नाम दिया जा रहा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। तो भले आप यहाँ लिख दें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, यानी कि रिटेन अर्निंग्स, लेकिन वो ओपनिंग बैलेंस है, उसमें प्रॉफिट ऐड होना है और डिविडेंड क्या होना है, लेस होना है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट ऐड होगा ना, अभी हमने प्रॉफिट अब तक तो कैलकुलेट किया नहीं। अच्छा, उसके बाद इक्विटी आइटम हमें कोई और दिखाई नहीं देता। उसके बाद हमारे पास क्या लायबिलिटी आइटम है, और हम सब जानते हैं कि वो लायबिलिटी आइटम क्या है। तो फिल वक्त हम इसके टोटल इधर लिख देते हैं कि भाई हम इसको नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने अभी तक एसओसीआई बनाई नहीं है। अच्छा, तो लायबिलिटी में हमारे पास जो नॉन करंट लायबिलिटी है वो सिर्फ कौन सी है बेटा, बताइए। जिसको हम क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट लायबिलिटी, उसको हम लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। कोई लोन तो लिया नहीं है हमने फिल वक्त, ठीक है। इसको आप लिखें कि इसका स्पेसिफिक नेम है डेफर्ड लायबिलिटी, इस नाम से भी इसको लिखा जाता है। ये जो नाम दिया वो उससे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो रिटायरमेंट लायबिलिटी अभी है कहाँ पर बेटा, 180 पर है, और इसको 16 से क्या करना है, इंक्रीज करना है मेरे ख्याल से, 16 से, ठीक है। तो हम बोलेंगे 180 ओपनिंग लायबिलिटी थी, इसमें इजाफा हो गया 16 से, तो ये बन जाएगा बैलेंस ऑफ 196। अच्छा, उसके बाद अब आपने दिखाने हैं इसके अंदर क्या, करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज क्या है बेटा, करंट लायबिलिटीज आपके पास कौन कौन से, सबसे पहले क्या आएगा, ट्रेड रिसीव, ट्रेड पेएबल आएगा आपके पास, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल्स का वैल्यू क्या आपके पास आ रहा है, 260। ट्रेड पेबल के बाद हमारे पास कोई अक्रूड एक्सपेंस हो तो बताइए, कोई एक्सपेंस जो अक्रूड हो रहा हो। एक तो टैक्स पेबल है, वो तो हम कर लेंगे। अच्छा, जो इंक्रीज है ग्रेचुटी का, या क्या कहते हैं डेफर्ड लायबिलिटी का, रिटायरमेंट लायबिलिटी का, वो भी हम लायबिलिटी का पार्ट बना चुके हैं, एक्सपेंस में इफेक्ट लेना बाकी है, ठीक है। तो ये ट्रेड पेबल हो गया। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, सिर्फ 3 चीजें हमें दिख रही हैं, और क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेड पेबल आपके सामने आ गया। उसके बाद आपके पास क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। इसको हम शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस भी बोल सकते हैं। शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू क्या बताया बेटा क्वेश्चन ने आपको, 80, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद टैक्स पेएबल जिसकी आपने एंट्री पास की, कितने से, 50। ये बैंक ओवरड्राफ्ट तो 80 है ना, टैक्स पेएबल 54 से। तो जरा आप इनका सम कर लें आप।
260 प्लस 80 आपके पास जगह 340, 394। ठीक है जी, अगर हमने सब कुछ सही किया तो यहाँ भी बैलेंस 1710 आना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो रिवर्स कैलकुलेशन परफॉर्म करके आप इक्विटी का यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं, अगर आप 100% श्योर हो। मतलब अगर मैं रखता हूँ 1710 यहाँ पर, तो 1710 में से आप 394 और 196 माइनस कर दीजिए। थ्री 1710 में से आप 394 और 196 माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा? 1120। यानी 1120 क्या होना चाहिए यहां पर आपका? 1120 क्या होना चाहिए आपका? इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ही है। और अगर इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंस 1120 है, उसमें 600 आपका क्या है? शेयर कैपिटल है, तो बाकी 520 क्या हुआ? वो होगा आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस। अब ये अगर आपने सब कुछ ठीक किया तो ये 520 वेरीफाई होना चाहिए कि ओपनिंग रिटेन अर्निंग 500 जो भी थी उसमें से आप क्या करेंगे? प्रॉफिट ऐड करेंगे और डिविडेंड पेड जब माइनस करेंगे तो ये 520 वेरीफाई होना चाहिए। मैंने अभी तो क्या कर दिया, ऐसे ही बैलेंसिंग फिगर के तौर पर इसको कैलकुलेट कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली जाहिर सी बात आप इसको वेरीफाई करेंगे ऑब्वियसली। लेकिन अगर हमने सब कुछ सही किया और बैलेंस शीट में कोई मिस्टेक नहीं की तो फिर ये आंसर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। चलें, अब बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ताकि इस क्लोजिंग बैलेंस को भी वेरीफाई किया जा सके। ठीक है, तो जनाब बात हमारी क्या हो रही थी? हम क्या बनाने जा रहे हैं? सगोदा स्पाइसेस लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015। अब सबसे पहले क्या आनी है? सेल्स की वैल्यू आनी है, रेवेन्यू, सेल्स, प्राइमरी एक्टिविटी। वो कितनी दी हुई है क्वेश्चन में आपको? सेल्स की वैल्यू बेटा 1950, अगर आप गौर से देख लें तो। अब आपने लेस करना है कॉस्ट ऑफ सेल, और IS 1 के हिसाब से कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन कभी भी आप ऑन द फेस इस तरह नहीं कर सकते कि आप ओपनिंग स्टॉक की हेडिंग लगाएं फिर ऐड परचेज लिखें, नहीं। आप सीधा वन लाइन में लिखें कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ, ये है कि ब्रैकेट में आप उसी लाइन में अगर वर्किंग कर सकें तो अलग बात है, वो ऑन द फेस वर्किंग काउंट नहीं होगी, वो तो सिर्फ ब्रैकेट एक तरह से काउंट होगा। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू हमारे पास कितना है? ओपनिंग इन्वेंट्री 140 है, परचेज 960 है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 140, परचेज 960। अब सोचना है कोई कैरेज इनवर्ड है तो ऐड कर दें, कोई डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट है तो ऐड कर दें। ठीक है, नहीं है तो डायरेक्ट क्या करें? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लेस कर दें, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 150। तो
960 प्लस 140, 1100 माइनस व्हाट 150, तो बचेगा 10,000, सॉरी बचेगा 1050, 950 बचेगा 950। तो 950 जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, और जैसे आपने सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस की तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया बेटा आपके पास बताइए? 1000 ऑब्वियसली। इस 1000 में आप ऐड कर दें क्या अदर इनकम, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम, जो कि आपके पास कितने से मौजूद है 75 से। टोटल क्या बन जाएगा आपके पास 1075। ठीक है जी, लेस क्या कर दें एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, बजाय एक्सपेंस लिखने के हम जानते हैं हम उसको दो हिस्सों में तोड़ते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और एडमिन एक्सपेंस। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इधर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और फिर क्या लिखेंगे एडमिन एक्सपेंस। तो हमने जो इंक्रीज किया था उसका इफेक्ट हमने किस पे लेना है, एडमिन एक्सपेंस पे लेना है मेरे ख्याल से, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ठीक है जी। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आपको दिए गए हैं एज पर ट्रायल बैलेंस कितने, 420। इसमें कोई इजाफा तो नहीं है ना आपके पास? जो इजाफा है वो उसने कहा है 16 का वो चार्ज करना है एडमिन में, तो एडमिन को बढ़ा के लेना है आपने। तो ये आ जाएगा आपके पास 420 यहाँ पर एज इट इज। और जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं आपके पास वो एज पर ट्रायल बैलेंस कितने दिए हुए हैं आपको, 210, और 210 में आपने करना है 16 का इजाफा। ये हो जाएगा आपका बैलेंस 226। ठीक है जी, इसका आप सम कर। अब क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया है, देखें बस खाली। तो 420, 226, 646। अब जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना बेटा 429। ठीक है, तो 429 जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास आ गया है। अब क्या कोई फाइनेंस कॉस्ट है, कोई बैंक चार्जेस हैं, कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस है, अगर वो है तो लेस करवा दें, नहीं है तो इसको बोल दें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसी को बोल दें। मैंने ख्याल से हमने जो पढ़ा है उसमें कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह नहीं दिया हुआ। ठीक है, और इसमें से लेस करवा दें क्या टैक्स एक्सपेंस। तो टैक्स एक्सपेंस जो आप लेस करवाते थे, टैक्स एक्सपेंस के इम्पैक्ट आपके पास दो थे ना। आपका इस साल का टैक्स एक्सपेंस कितना है 54,
और आपका लास्ट ईयर जो आपने टैक्स एक्सपेंस 25 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया था वो आप रिवर्स कर लें इस साल, तो नेट इम्पैक्ट कितने का आएगा? 29 का। तो जैसे ही आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम ट्रांसफर करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में। कितना? 400। और यहाँ तक हम बनाते हैं, यहाँ तक जो स्टेटमेंट बनती है उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कोई रिवर्शन सरप्लस आता है तो उसको हम बतौर ओसीआई ऐड करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड ओसीआई मिलकर के लाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नाउ लेट्स वेरीफाई। आपके पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग कितनी है बेटा? 240 की है। उसमें इस साल प्रॉफिट ट्रांसफर होता है 400 का, और कमी आती है डिविडेंड पे करने की वजह से 120 की। तो आप खुद देख लें, 240 माइनस 120, 120 बचेगा। 120 और 400, 520। तो ये आपका क्लोजिंग रिटेन अर्निंग क्या हो गया? वेरीफाई हो गया, जो हमने पहले ही निकाल लिया था बैलेंस शीट फिगर के तौर पे। लेकिन आप चाहते तो ये जो हमने मूवमेंट दिखाई है ना, 240 को 520 बनता हुआ दिखाया है, इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कि इक्विटी साल के स्टार्ट पे क्या थी और साल के एंड तक पहुंचते पहुंचते इक्विटी में क्या इम्पैक्ट आया। शेयर कैपिटल जितना साल के स्टार्ट पे था उतना ही साल के एंड पर है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो हमारा इक्विटी सेक्शन है, उस इक्विटी सेक्शन को हम एक स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं, और फिर उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। वो मैं आपके सामने बना देता हूँ, जरा देखिएगा। तो ये तो हम छोटे लेवल बनाएंगे, पर इसको हम बड़े लेवल पे लेके जाने वाले हैं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? अब नाम दे रहे हैं, नाम कंपनी का वही सगोदा स्पाइसेस। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड। एसओएफपी के अलावा कहीं एज ऑन नहीं आएगा, सब जगह फॉर द ईयर एंडेड आएगा, बस एसओएफपी में एज ऑन आता है। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज ऑन नहीं आता सिवाय एसओएफपी के। अब आप सब जानते हैं हमारे पास इक्विटी में 2 ही आइटम है, तो ये तो बड़ा आसान मामला हो गया हमारे लिए। हमने लिखा डिस्क्रिप्शन, हमने लिखा शेयर कैपिटल, हमने लिखा जनाब रिटेन्ड अर्निंग्स यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, हमने लिख दिया टोटल। और अगर आपको याद हो, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी मैंने आपको IAS 16 बनाते वक्त भी समझाई थी, इतनी तो, कि रिविजन सरप्लस से रिलेटेड हम एडजस्टमेंट किस तरह लेंगे इसके अंदर। क्या आपको बेटा याद है सब चीजें? अच्छा, यहाँ आएगा ओपनिंग बैलेंस। ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस कब होगा? 1 अप्रैल 2014 पर। तो अब बस ख्याल रखें, ट्रायल बैलेंस शेयर कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहा होगा। अगर फर्ज कर लें शेयर कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस क्या कहते हैं 600 है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से उठाया आपने, क्लोजिंग होगा ऑब्वियसली। तो अगर मैं बोलता हूँ बेटा ड्यूरिंग द ईयर, समझने के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर 200 के शेयर इशू हुए हैं। तो अगर 200 के शेयर इशू होने के बाद ट्रायल बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस 600 है, तो फिर ओपनिंग बैलेंस क्या होना चाहिए था? फॉर एग्जांपल, समझने के लिए मैंने एग्जांपल ली है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ नहीं है, 400। तो फिर अगर ऐसा हो कि आपको शेयर कैपिटल का बैलेंस जो है, जो क्लोजिंग दिया गया है, वो इस साल शेयर इशू करने के बाद दिया गया है, तो यहाँ पर तो फिर वही होना चाहिए ना जो साल के स्टार्ट पर हो। तो आपको यहाँ पर BD को CD बनता हुआ दिखाना है बेटा। यानी फर्ज कर लें अगर यहाँ बैलेंस 400 था, जो कि अभी क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फर्ज कर लें यहाँ बैलेंस 400 था, 200 से नए शेयर इशू हुए, और 200 से नए शेयर इशू होने के बाद अब क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 600।
तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में मुझे हमेशा ओपनिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस बनता हुआ दिखाना होगा। तो अगर एग्जामिनर मुझे क्या कहते हैं ट्रैप करता है और मुझे जानबूझ के वो क्लोजिंग बैलेंस रख देता है, और अगर मैंने गलती से क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग रख दिया, मैं जानता हूं हालांकि शेयर इशू है, तो अगर एक बैलेंस मुझे शेयर इशू करने के बाद दिया गया है तो फिर मुझे ख्याल रखना चाहिए कि शेयर इशू करने से पहले बैलेंस क्या था। यहाँ पर एग्जामिनर आपको घुमाएगा परसेंटेज के अंदर। मिसाल के तौर पर कि अगर लिखा हुआ है 400 शेयर्स थे आपके पास साल के स्टार्ट पर, और ये लिखा हुआ आता है कि 50% शेयर्स जो हैं मजीद इशू हैं, तो 400 का 50% क्या बनता है? 400 का 50% क्या बनता है? 200। तो अब 400 अगर 100% वैल्यू है और 50% इशू होने के बाद शेयर कैपिटल का बैलेंस अगर 600 है, तो अब 600 जो है वो 100% बैलेंस है या 150% बैलेंस? तो इसका मतलब क्या है? अगर मुझे परसेंटेज दी हुई हो और मुझे 600 से 400 तक पहुंचना, तो मैं डिवाइड करूंगा 150 से, मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, ताकि मुझे क्या मिल जाए? ओपनिंग शेयर कैपिटल। तो इस तरह की टेक्निक्स या इस तरह के ट्रैप्स में एग्जामिनर फंसाने वाला है बेटा। ठीक है, फिल वक्त तो ऐसी कोई बात यहाँ मौजूद नहीं है, मैंने अजम्पशन बेस्ड बातें सारी कर दी आपके साथ। तो आइंदा मतलब क्या होने जा रहा है आपके साथ, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। तो 600 ही मान लेते हैं ओपनिंग शेयर कैपिटल, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और 240 ही ओपनिंग रिटेन अर्निंग है, और टोटल इक्विटी हमारी साल के स्टार्ट पे कितनी है? 840। अब हम क्या करते हैं? हम इसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि कितना है? 400। और 400 कहाँ गया? रिटेन अर्निंग्स। और जाहिर सी बात है जो रिटेन अर्निंग है टोटल इक्विटी का पार्ट है, तो टोटल इक्विटी में भी इजाफा हो गया। और अब इसमें तो लेस करवा दिया हमने क्या? डिविडेंड पेड, जो डिविडेंड हमने पे किया या डिविडेंड डिक्लेयर किया, दो जो भी हो। तो डिविडेंड कितना पे हुआ? 120। ठीक है जनाब। तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्या? क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस हम शो करते हैं कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो आप चेक कीजिएगा क्या हमने यही बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो किया है? बैलेंस एज ऑन 31 मार्च या क्लोजिंग बैलेंस? यानी शेयर कैपिटल में हमने कोई चेंज अज्यूम नहीं किया, तो यही क्लोजिंग बैलेंस बन गया। ये हमारा बैलेंस क्या बन जाएगा? 520, और ये बैलेंस हमारा बन जाएगा 1120। अब आप अपनी एसओएफ भी वेरीफाई कर लें कि आपने एसओएफ भी के अंदर, क्योंकि ज्यादा डिटेल आइटम में तो हमने वहीं पर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बना दी, लेकिन प्रैक्टिकली इसको अलग से बतौर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पर बनाया जाता है। ये आपके सामने पूरा अमाउंट है। तो ये आसान टॉपिक है, इंशाल्लाह ये टॉपिक अब यहाँ से शुरू हो गया है, और फाइनल अकाउंट के साथ कनेक्ट करने का मकसद क्या है कि आई कैप ने जो इसमें बीच में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दिया है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बनाते हुए डिफिकल्टी फेस करेंगे। ऑब्वियसली बगैर फाइनल अकाउंट के इसको सीखना मुश्किल काम है, क्योंकि बीच में तो फाइनल अकाउंट वाला फैक्टर मिसिंग है। तो इसलिए पहले फाइनल अकाउंट को बीच में लेकर आते हैं ताकि एक चीज कंटिन्यू हो जाए आपके लिए। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर आप कोशिश करें तो आप कुछ क्वेश्चन में से कर लें इस हैंडआउट में से। जैसे ये है कसूर केमिकल्स लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है। ये छोटे सी एडजस्टमेंट है, इसमें 3 एडजस्टमेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है वैसे ये। अब ये क्वेश्चन आईए लेवल पे टेस्ट होंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स जो है कंपनी का वहां पर आया हुआ है। डिविडेंड की एडजस्टमेंट वहां पर नहीं होगी, तो फिर ये वो फैक्टर मिसिंग है कि डिविडेंड नहीं पढ़ा रहे, फिर डिविडेंड को डायरेक्ट कहाँ ला रहे हैं? स्टेटमेंट चेंज इक्विटी में बगैर फाइनल अकाउंट्स के। तो आवाम सारी की सारी कंफ्यूज ही रहेगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन ये वाला ट्राई करें, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी के साथ, और फिर मैं डायरेक्ट फिर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करूंगा किसके? स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी के। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप।
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो इसको यहाँ पे स्टॉप करूंगा, इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे अगली क्लास में करते हैं।